ऑलराइट, तो हम दोबारा से जो है अपनी उस वीडियो की तरफ जाते हैं जो हम पहले देख रहे थे। अच्छा, अब यहाँ तक जो ये जो प्रोसेस था, अब हमने ये बात कर ली, इसको हम दोबारा से एक दफा चेक कर लेते हैं। यहाँ से दोबारा इसको चलाते हैं। रोलिंग का प्रोसेस हुआ जो कि सिलेक्टेंस की वजह से होता है, एडहेजन हुई जो कि इंटेग्रेंस की वजह से होती है, और उसके बाद फिर हो गई ट्रांसमाइग्रेशन। नाउ दिस ट्रांसमाइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द वेसल्स टू द टिश्यू, जो कि इंजर्ड टिश्यू है उसकी तरफ जो जाने का जो प्रोसेस है, इसको इमिग्रेशन भी कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं और माइग्रेशन भी कहते हैं। ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस हुआ है, इसके लिए जो एक अदद एडिशन मॉलिक्यूल, अब जिस तरह से ये देखो, ये जो चीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रही है ल्यूकोसाइट की इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, यहाँ पे दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो ल्यूकोसाइट के जो है यहाँ पे अगेन एडहेजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जो कि ल्यूकोसाइट को फ्रॉम द वेसल टिश्यू की तरफ मूव करा रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इन दोनों जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, से फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में तो स्पेस बना है, यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन इसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका क्या? ठीक है जी, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल्स इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, उस मेम्ब्रेन का क्या? तो यूजुअली क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो दो काम करते हैं। पहली चीज ये कि एडहेजन मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, और ये एडहेजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर ल्यूकोसाइट को मूव कराते हैं इन बिटवीन दी एंडोथेलियल सेल्स। उसके बाद ल्यूकोसाइट एक केमिकल रिलीज करते हैं या एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो जगह पे सुराख हो जाता है, और उस सुराख से जो है वो न्यूट्रोफिल्स जो है वो मूव कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। ठीक है, एक ये। अब एक और देख लीजिए आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में, ये देखिए, ये भी इसी तरह से गया, ये भी इसी तरह से गया। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के लिए वापस से हम अपनी पिक्चर पे आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसमाइग्रेशन। इसके लिए जो एडहेजन मॉलिक्यूल है जो कि इस काम को करवाता है, वो सेम नाम का है, PCAM1। ठीक है जी, इसको हम CD31 भी कहते हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए, जो इनके दोनों नाम है वो याद होने चाहिए, और उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो एब्रिविएशन है उसका फुल नेम क्या है। तो PCAM जो है वो क्या बनता है? प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, दिस बिलोंग्स टू द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। और PCAM जो है, PCAM1 जो है वो दोनों सब सेल सर्फेसिस पे एक्सप्रेस होता है, यानी एंडोथेलियम पर भी और ल्यूकोसाइट, और इनके आपस में इंटरेक्शन के नतीजे में जो है वो सेल मूव करता है फ्रॉम वन पोर्शन टू दी अदर पोर्शन। दूसरा काम जो है वो ये होता है, दूसरा काम जो है वो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कोलेजनेज एंजाइम। ठीक है जी, अब ये जो कोलेजनेज एंजाइम है इसका काम क्या है? कोलेजनेज एंजाइम नाम से जाहिर है एज ब्रेक डाउन कर रहा है किसकी? कोलेजन की। ठीक है जी, तो ये जो आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर ऑब्वियसली कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये क्या करता है कि एंजाइम जो है वो कोलेजन फाइबर्स जहां से WBCs को निकलना होता है, उस एरिया का जो कोलेजन फाइबर है उसको डिसॉल्व कर देता है, वहां पे एक सुराख बन जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, और उस सुराख के अंदर से जो है WBC जो है वो निकल जाते हैं और मूव कर जाते हैं और आ जाते हैं इनटू द एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। ओके जी, तो इधर तक जितना भी मैंने आपको समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, आपको जो है वो मैं पहले वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
पहले वीडियो दिखा रही हूँ, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जी आपके जो इस पूरे प्रोसेस को करके आपके जो WBCs हैं वो कहाँ आ गए हैं, आपके एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के अंदर आ गए। अब दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इंजरी। ठीक है, ये वहाँ साइट के ऊपर नहीं आए हैं, साइट ऑब्वियसली कहीं दूर होगी, तो वहां तक जाने के लिए और इनको रास्ता कैसे पता चलेगा कि जी वहां पे किस तरह से जाना है, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस होता है, ये देखें आप, ये जो चीज नजर आ रही है, ये क्या हो रहा है कि कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। Chemokines क्या होते हैं? Chemical mediators which are released from the cells present at the site of injury. ठीक है, and they release that chemical so that they can attract the WBCs towards the site of injury. तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट हो रही है because of the release of chemokines, यानी जो केमिकल एजेंट्स जो कि मूवमेंट करा सकते हैं उनकी वजह से रिलीज हो रही है, और इस रिलीज के नतीजे में जो मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स दी chemical gradient, that is known as chemotaxis. ठीक है जी, कीमोटैक्सिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर मूवमेंट होती है WBCs की टुवर्ड्स दी साइट ऑफ इंजरी। अभी इसके बाद ऑब्वियसली जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लें कि कीमोटैक्सिस होती कैसे और कीमोटैक्सिस होते कौन कौन से। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर हम जाएंगे दोबारा से आपके उसी पेज के ऊपर जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड चेंज करके, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी कीमोटैक्सिस होती क्या है। So basically, chemotaxis is defined as the locomotion along the chemical gradient. Chemical. बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि कीमोकाइंस के तौर पे यूज हो सकते हैं। एक्सोजीनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, एंडोजीनस सब्सटेंसेस भी होते हैं। एक्सोजीनस सब्सटेंसेस से मुराद क्या है कि वो तमाम जो जैसे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो गई वो एक्सोजीनस सब्सटेंस हो जाएगा। अगर तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बाहर के किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है तब, या उस जगह पे जो लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज हुई है उससे उस टिश्यू से जो केमिकल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट कीमोटैक्सिस है उसमें आ जाता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे ये जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है वो क्या है, पेप्टाइड विद एन मिथाइल एन फॉर्माइल मीथियोनिन टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन फॉर्माइल मीथियोनिन टर्मिनल। ये टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी बैक्टीरिया के जो भी प्रोटीन्स होते हैं या जो पेप्टाइड्स होते हैं वहां पे ये वाला जो टर्मिनल होता है उस साइड से पेप्टाइड्स जो हैं वो ब्रेकअप होते हैं और वो फिर कीमोट्रैक्टेंट्स या कीमोकाइंस के तौर पे एक्ट करते हैं। साइटोकाइंस ऑफ कीमोकाइन फैमिली, डिफरेंट सेल्स होते हैं आपके वहां से, जैसे मैंने कहा कि कोई से जो लोकल टिश्यू डैमेज वाले सेल्स हैं या जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जिसमें आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वो तमाम उनसे रिलीज होने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं अगर वो कीमोकाइन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो दे आल्सो एक्ट एज कीमोट्रैक्टेंट्स। ठीक है जी, कीमोकाइंस हो गए। उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट C5A है जो कि आपका कीमोकाइन के तौर पे या कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे काम करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि वो इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस इन डिटेल में करेंगे, लेकिन उसमें से जो C5A है उसका काम क्या है बेसिकली कि वो एक काम एडिशनल काम ये भी है कि वो कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे भी काम करता है। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ल्यूकोट्राइन B4 है। ल्यूकोट्राइन B4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसका और बहुत सारा रोल है इसके अंदर क्या कहना चाहिए आपके इन्फ्लेमेशन के अंदर, लेकिन एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट करता है वो है कि ये जो है वो कीमोट्रैक्टेंट के तौर पे भी काम करता है।
ये जितने भी हमारे पास जो कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं जो मेंशन किए और इसके अलावा भी जो हमें मालूम नहीं है, वो करते ये हैं कि आपका जो WBC होता है उसके सरफेस पे आके बाइंड करते हैं और जी प्रोटीन कपल जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, जी प्रोटीन कपल मैकेनिज्म का आपको मालूम है कि एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है लाइगेंड की, रिसेप्टर चेंजेस होती हैं, रिसेप्टर चेंजेस होने के नतीजे में जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो सेपरेट आउट होता है और वो सेपरेट आउट होकर जो है वो फिर सेकंड मैसेंजर की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो सेकंड मैसेंजर है ऑब्वियसली इसका काम क्या होता है कि ये जो है वो डिफरेंट किस्म की जो सेलुलर इवेंट्स है वो परफॉर्म कराता है। इन दिस केस चूंकि ल्यूकोसाइट की मूवमेंट होनी है टूवर्ड्स दी साइट ऑफ इंजरी, तो इधर सेकंड मैसेंजर का काम क्या होता है मेनली कि जो सेकंड मैसेंजर है वो क्या करता है कि पॉलीमराइजेशन कराता है ऑफ दी एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन and myosin filaments ठीक है जी। अब आपको मालूम है जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स हैं जब उनकी मूवमेंट होती है तो उनकी जो कपलिंग होती है तो उसके नतीजे में मूवमेंट होती है, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना है वो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जो ल्यूकोसाइट है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है कि आपका जो जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है टुवर्ड्स दी साइट ऑफ इंजरी, लाइक दिस इज दी साइट ऑफ इंजरी, यहाँ से कीमोकाइंस रिलीज हो रहे हैं और ये अट्रैक्ट करवा रहे हैं ल्यूकोसाइट्स को। तो ल्यूकोसाइट का ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के आता है ड्यू टू दी एक्टिन एंड मायोसिन कपलिंग, ठीक है जी। और ये जो पोर्शन जो जो निकल के बाहर आता है इसको हम कहते हैं फाइलोपोडा, फाइलोपोडिया, ठीक है जी। अब ये क्या करता है कि ये जो फाइलोपोडिया है ये बाहर की तरफ मूव करता है। अच्छा, ये पहले जब ये पोर्शन आगे की तरफ हो जाता है तो पीछे से जो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो ऑब्वियसली पैसिवली इसके पीछे आता है। तो फिर क्या होता है कि जी पहले इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इस पिक्चर में किस तरह बनेगा ये कि से फॉर एग्जांपल एक दफा सेल यूं करके आया, इस तरह से फाइलोपोडिया बना, दूसरी मर्तबा आगे की तरफ मूवमेंट हो गई और सेल इस तरह से अपनी शेप में आ गया। उसके बाद फिर ये जो शेप है ये दोबारा से फाइलोपोडिया हुआ और फिर जो है ये मूवमेंट हुई और दोबारा से सेल अपनी शेप में आ गया। तो इस तरह से बिट बाय बिट जो है वो न्यूट्रोफिल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स दी साइट ऑफ इंजरी, जहां से कीमो अट्रैक्टेंट्स न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये एक तरीका है, इस तरीके को हम जो है कीमोटैक्सिस कहते हैं, यानी मूवमेंट और टुवर्ड्स द केमिकल ग्रेडियंट। ये हम पहले भी वीडियो में भी देख चुके हैं। लेट्स गो बैक टू द वीडियो अगेन सो दैट वी कैन सी दिस प्रोसेस अगेन मोर क्लियरली। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए, अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये देखिए न्यूट्रोफिल्स, और ये देखिए अब ये जो फाइलोपोडा बन के ये जो मूवमेंट हो रही है न्यूट्रोफिल्स की टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, दिस इज नोन एज द कीमोटैक्सिस। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो आप मुझे काइंडली बता दीजिए, अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, जब यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जब साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। देखिए, जब इतनी बड़ी तादाद में न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो एट द साइट ऑफ इंजरी जो सेल है और जो डेड सेल का जो डेब्रिस है वो अच्छा खासा जमा हो जाता है। वो जो जो चीज है उसका जो रिमूवल है, यानी जो न्यूट्रोफिल्स है उनका अगर रिमूवल की हम बात करते हैं तो तरीका क्या है कि एट द साइट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ इंजरी जो है न्यूट्रोफिल्स या ल्यूकोसाइट्स जो हैं इनका जो टाइम स्पैन होता है या जो लाइफ स्पैन होता है वो घट के 24 to 48 आवर्स का रह जाता है। ठीक है जी।
अगर तो ये कंट्रीब्यूट कर गए हैं और किसी वजह से अपने ही किसी केमिकल कंपोनेंट से या माइक्रोबियल टॉक्सिन की वजह से किल हो गए हैं तो किल हो जाते हैं। अगर नहीं किल हो रहे हैं या अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, तो अगर तो साइट ऑफ इंजरी के ऊपर ल्यूकोसाइट्स मौजूद है तो 24 से 48 आवर्स में ये बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस डाई हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक अगर बात क्लियर है। अच्छा, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करती है वो है टीएनएफ अल्फा। ये बात याद रखने वाली है कि टीएनएफ अल्फा, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ठीक है, ये तमाम के तमाम सेल्स जो हैं टीएनएफ अल्फा प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? वो तमाम सेल्स जो कि एट द साइट ऑफ इंजरी मौजूद होते हैं, वो ये केमिकल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ल्यूकोसाइट्स आ रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक पेशेंट है उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है और उसे कंट्रोल से बाहर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को हमने दोबारा से कंट्रोल के अंदर लेकर आना है, तो हमको लाजमी सी बात है कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उसके लिए जो बेस्ट टारगेट है कि जो इन्फ्लेमेशन को बहुत तेजी के साथ कंट्रोल कर सकता है और पेशेंट जो उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में बीमार हो रहा है वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकेगा, वो है टीएनएफ अल्फा। यानी अगर तो आपने टीएनएफ अल्फा को टारगेट कर दिया है, किसी भी तरीके से टारगेट हो गया है और टीएनएफ अल्फा की जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है बाय द सेल्स, द इम्यून सेल्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इंजरी, तो टीएनएफ अल्फा अगर कम हो गया है तो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट डिक्रीज करेगी। और जब ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट डिक्रीज होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा और छोटा होगा। जब वो छोटा होगा तो इट वुड बी वेरी इजी टू हील इट प्रॉपरली एंड टू डिक्रीज द साइट ऑफ इंजरी पे जो टिश्यू डैमेज हो रही है, जो नॉर्मल टिश्यू है उसका जो डैमेज हो रहा है उसको भी आप जो है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके नतीजे में जो है मिनिमम एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल डैमेज विल बी सीन एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है जी, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट एट द साइट ऑफ फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या रिस्पॉन्स इज to control TNF alpha release from the cells, immune cells present at the site of injury. अच्छा, जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, अब इनका